नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। आप देख रहे हैं डिफेंस टॉक। प्रकृति का यह नियम है, समाज का यह नियम है कि वैल्यू उसकी होती है जिसके पास कुछ होता है। मतलब कि कोई हुनर होना चाहिए, कोई कौशल या लीडरशिप क्वालिटी हो, मैनेजमेंट स्किल्स हो या चीजों को परखने की काबिलियत हो। और प्रकृति के इसी नियम के अनुसार जो कोई भी इस नियम को नहीं मानता या इस नियम को स्वीकार करने से कतराता है, वह ठोकर खाता है। और ठोकर तब तक खाता रहता है जब तक वो ये ना मान ले कि वह शापित है जीवन भर ठोकर खाने के लिए। तो यही स्थिति हमारे कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं राहुल गांधी है, उनके साथ है। आप देखिए कि क्या स्थिति हो गई है कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की। कांग्रेस पार्टी में लगातार गांधी परिवार घिरता जा रहा है, लेकिन ये उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा। प्रियंका वाड्रा जो और राहुल गांधी, इनमें अनबन कई मौकों पर दिखाई पड़ी। लेकिन अगर आप ये कहें कि परिवार में कोई विद्रोह हो जाए तो नियर फ्यूचर में ऐसा कोई विद्रोह नहीं होने जा रहा। लेकिन परिवार में, पार्टी में निराशा का माहौल है। और यह और भी ज्यादा बुरा है। विद्रोह हो तो उसके विरोध में लोग खड़े हो जाते हैं, फिर एक संघर्ष होता है, एक निर्णायक लड़ाई होती है और उसका अंतिम नतीजा निकलता है। कांग्रेस यह दौर कई बार देख चुकी है। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक के समय में और सोनिया गांधी के समय में भी ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी छोड़कर चली गई। शरद पवार ने भी छोड़ा, हालांकि उनकी हिम्मत नहीं हुई कि कांग्रेस से नाता तोड़ ले। ममता बनर्जी ने तोड़ लिया। आज देखिए अब ममता बनर्जी कहाँ है और जो शरद पवार है वो कहाँ है। अपने को राजनीति का चाणक्य कहलवाने वाले शरद पवार ने 1999 में पार्टी बनाई। आज 2025 खत्म हो रहा है, 26-27 साल हो जाएंगे। वह अपनी पार्टी को महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी बना नहीं पाए अभी तक। अकेले सत्ता में आना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ममता बनर्जी ने संघर्ष किया, जनाधार बनाया और 2011 में लगातार तब से सत्ता में है। अब यह अलग बात है, इस समय उनकी स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है और दिन पर दिन खराब होती जा रही है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी की, कि उनकी पूछ कांग्रेस पार्टी के अंदर ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में कोई विद्रोह नहीं कर रहा, उनके खिलाफ कोई बगावत का झंडा जो है वो लेकर नहीं खड़ा है। लेकिन सबसे बुरा होता है उम्मीद का मर जाना। राहुल गांधी से कांग्रेस के लोगों की उम्मीद खत्म हो गई है। उन्होंने मान लिया है कि राहुल गांधी के बस की बात नहीं है। और दूसरी बात जो कांग्रेस वर्कर्स ने स्वीकार कर ली है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, कि राहुल गांधी को हम हटा नहीं सकते, राहुल गांधी का हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। ये दोनों बातें जो हैं कांग्रेस पार्टी के भविष्य की दृष्टि से देखें, अगर कोई थोड़ा बहुत भविष्य बचा है तो ये बहुत ही खतरनाक बातें हैं। अब बात करते हैं हाल ही की कुछ ताजा घटनाओं के बारे में। बिहार चुनाव के समय एक यात्रा निकाली राहुल गांधी ने, वोट अधिकार यात्रा, वोट चोरी यात्रा उसको नाम दिया। 16 दिन की यात्रा थी। बिहार में इतने लंबे समय तक राहुल गांधी शायद ही कभी अपने पूरे जीवन में रहे हों और उनको लगता था कि यह ऐसा मुद्दा है जो पूरे बिहार के चुनाव को बदल देगा। और राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और उनके साथी दल जो थे आरजेडी और लेफ्ट पार्टीज, उनके पक्ष में तूफान चलेगा, हवा नहीं तूफान चलेगा और एनडीए उखड़ जाएगी। लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल इसके विपरीत। महागठबंधन जिसे कहते हैं, अब वो महागठबंधन है या इंडिया अलायंस, यह पता करना जरा मुश्किल हो रहा है। तो जो भी नाम था वही हवा में उड़ गया। राहुल गांधी के पूरे कैंपेन का कोई असर नहीं हुआ। असर अगर आप जानना चाहते हैं तो यही हुआ कि उनकी पार्टी जो है वो सिंगल डिजिट में आ गई। विधानसभा सदस्यों के मामले में कांग्रेस के सिर्फ 6 सदस्य जीते। 243 सदस्यों की विधानसभा है बिहार की। यह राहुल गांधी की पहली उपलब्धि है, उनकी वोट अधिकार यात्रा की उपलब्धि है। अब कोई समझदार नेता होता तो इसके बाद समझ जाता कि जनता के मन में यह सवाल नहीं है जो राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। जनता का यह मुद्दा नहीं है, इसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी ने नहीं छोड़ा। संसद में बहस कराई। बहस में पता चला कि भाजपा ने, खास तौर से गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि आपकी तो कई पीढ़ियों से वोट जो है वो वोट की चोरी की जा रही है। और उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि चोरी इस समय पर हुई और इस तरह से हुई। और सबसे ताजा मामला वोट चोरी का जो है वो सोनिया गांधी का है। अमित शाह ने उनके बारे में कह दिया कि एक मामला कोर्ट में दायर हुआ है कि सोनिया इस देश की नागरिक बनने से पहले इस देश की मतदाता बन गई थी। तो वोट चोरी असली यह है कि आप नागरिक नहीं हो लेकिन आपको मतदान करने का अधिकार मिल गया। तो संसद में इस पर बहस कराने का नतीजा यह निकला। पूरा काला चिट्ठा जो है वो सामने आ गया गांधी परिवार का। तो संसद में उस बहस से कांग्रेस को फायदा होने की बजाय नुकसान ज्यादा हुआ। कांग्रेस की छवि, कांग्रेस का जो काला अतीत है वह एक बार फिर से लोगों के सामने आ गया। जो जानते थे उनकी मेमोरी जो थी वो रिफ्रेश हो गई और जो नहीं जानते थे उनको पता चल गया। यह दूसरी उपलब्धि थी राहुल गांधी की। तीसरा काम उन्होंने किया, रामलीला मैदान में वोट चोरी की रैली रखी। वहां प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी।
और उस पर किसी तरह का ऐतराज, किसी तरह की माफी कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने नहीं मांगी। तो मौन स्वीकृति का मतलब मान लिया जाए कि उनकी स्वीकृति थी। इस तरह के नारे वैसे पहले भी लग चुके हैं, किसान आंदोलन में भी इस तरह के नारे लगवाए गए थे। तो उस समय माना गया था कि लेफ्ट पार्टियां लगवा रही हैं और कांग्रेस का सहयोग है। अब ये नारे तो कांग्रेस के ही कार्यक्रम में लगे हैं, तो रामलीला मैदान की रैली जो है वो फ्लॉप हो गई। फ्लॉप केवल इस दृष्टि से नहीं कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसमें ज्यादा लोग नहीं जुटे। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों का एक गठबंधन बनवाया भाजपा के खिलाफ, जिसको इंडी गठबंधन का नाम दिया गया। आज तक किसी को नहीं पता है कि ये जो गठबंधन है इसका दफ्तर कहाँ है, इसका लोगो क्या है, इसका झंडा क्या है, इसका संविधान क्या है, इसके पदाधिकारी कौन है, क्योंकि यह इंडी गठबंधन कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी बार बार इंडी गठबंधन की बातें होती रही। रामलीला मैदान में कांग्रेस के अलावा इस इंडी गठबंधन का कोई भी छोटा से छोटा दल भी वहां पे नहीं आया। यानी इंडी गठबंधन ने अपना नाता कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से कम इस मुद्दे पर तो तोड़ ही लिया है। बात करते हैं उमर अब्दुल्ला की, जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये कहा है कि वोट चोरी और एसआईआर का विरोध करना यह हमारा मुद्दा नहीं है, ये इंडी गठबंधन जो है उसका मुद्दा भी नहीं है। हाँ, ये कांग्रेस का मुद्दा जरूर हो सकता है। कांग्रेस स्वतंत्र है, सभी पार्टियां स्वतंत्र है अपना मुद्दा तय करने के लिए, तो यह कांग्रेस के लिए उसका प्रमुख मुद्दा हो सकता है, लेकिन हमारा यह मुद्दा नहीं है। यानी सीधा सा मतलब है कि हम इससे सहमत नहीं है, हमको मालूम है कि जमीन पर इसका कोई असर नहीं है। तो इस प्रकार उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे पर सहमत नहीं दिखाई पड़े। दूसरी बात बोली सुप्रिया सुले ने, जो शरद पवार की बेटी है। शरद पवार वाला फैक्शन जो बचा हुआ है एनसीपी का, सुप्रिया सुले उसकी प्रमुख नेता है, लोकसभा की 3 बार की सांसद है। राहुल गांधी ने फिर से ईवीएम का संसद में मुद्दा उठाया और कहा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ईवीएम, उसकी पूरी संरचना का ब्यौरा दीजिए, हम जांच कराएंगे कि वो कैसे बनी है, उसमें कोई घपला हो सकता है या नहीं हो सकता है। वैसे उनके चेले चपाटों ने एक अभियान शुरू कर दिया है, पता नहीं कहां से खोज खोज कर एक्सपर्ट लाए जा रहे हैं जो कह रहे हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। अब ऐसे में कुछ मूर्ख जो पत्रकार हैं वो भी इसमें शामिल हो गए हैं। ऐसे मूर्ख लोगों की बातों पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह मुद्दा उसी दिन खत्म हो गया था जब चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स अपने मुख्यालय में रखी थी और 3 दिन का समय दिया था और इंतजार किया था। सभी पार्टियों को न्योता दिया गया और चुनौती दी गई कि अपने एक्सपर्ट्स को लेकर आइए और दिखाइए कि ईवीएम कैसे हैक हो सकती है। पहली बात तो यह इंटरनेट से नहीं जुड़ी हुई है, वाईफाई से नहीं जुड़ी हुई है, यह स्टैंड अलोन मशीन है, एक मशीन का दूसरी मशीन से कोई नाता नहीं है। यह सब तमाम बातें कही जा चुकी हैं, छप चुकी हैं। जिस दिन कांग्रेस और उसके साथी दल उस चुनौती से भाग गए, उसी दिन यह मुद्दा खत्म हो गया। फिर भी इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर कुछ सुनने से इनकार कर दिया। चुनाव की प्रक्रिया पर, चुनाव की पारदर्शिता पर, चुनाव के नतीजे पर कोई प्रश्न ना उठे, संदेह से दूर रहे, इसलिए वीवीपैट जो सिस्टम है उसका चुनाव आयोग ने शुरुआत की। सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित कर दिया कि कम से कम इतने विधानसभा क्षेत्रों में वीवीपैट मशीनों का जो नतीजा है उससे मिलान किया जाए। और जब मिलान किया गया तो जो नतीजा सामने आया उसमें 1 वोट का भी अंतर नहीं मिला। तो वीवीपैट और ईवीएम में अंतर होने की बात, दोनों के नतीजों में अंतर होने की बात हवा में उड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को स्वीकार करने से मना कर दिया। चुनाव आयोग ने इनको चुनौती दी, लेकिन ये लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाए। जनता इसको मानने को तैयार नहीं है। तो सुप्रिया सुले ने कहा कि मैं ईवीएम का मुद्दा नहीं उठा सकती। इसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मैं 3 बार चुनकर लोकसभा आई हूं, इसलिए मैं उस पर सवाल कैसे उठा दूं। तो उमर अब्दुल्ला और सुप्रिया सुले का यह सार्वजनिक जो ज्ञान है, राहुल गांधी के मुंह पर, उनके साथियों के मुंह पर 2 तमाचे हैं। अगर इससे उनकी नींद टूट जाए तो समझिए कि भारतीय राजनीति में एक चमत्कार होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी की नींद टूटेगी, क्योंकि जो व्यक्ति हलुसिनेशन का शिकार हो जाता है उसकी नींद को तोड़ना, उसको हलुसिनेशन से निकालना बहुत मुश्किल काम है, खासतौर से जब वह खुद ही नहीं निकलना चाहता हो। कोई मरीज तभी ठीक होता है, डॉक्टर तभी उसको ठीक कर सकता है जब मरीज ठीक होना चाहे, लेकिन मरीज अगर ठीक ही ना होना चाहे तो डॉक्टर के लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो राहुल गांधी की समस्या यही हो गई है कि वो जिन मुद्दों को लेकर चलते हैं, उन मुद्दों को लेकर वो चलते हैं जिनका जनता पर कोई असर नहीं है, जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि देश में इससे महत्वपूर्ण मुद्दा और कोई है ही नहीं। तो संसद में बहस हो चुकी, संसद से ये नकारे जा चुके, सुप्रीम कोर्ट से नकारे जा चुके। बिहार में एसआईआर शुरू हुआ,
तब से यह मुद्दा उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी राहत देने से मना कर दिया, कोई रोक नहीं लगाई, कोई स्टे नहीं दिया। और अब जिन राज्यों में एसआईआर हो रहा है उनमें भी कोई दखल देने से मना कर दिया। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत होती है जनता की अदालत। बिहार का नतीजा बताता है कि जनता की अदालत ने भी इस मुद्दे को रिजेक्ट कर दिया। अब जो नई परिस्थिति बनी है उसमें कांग्रेस के जो साथी दल हैं वो अपने को कांग्रेस के इस मुद्दे से अलग कर रहे हैं। कुछ मुखर होकर कर रहे हैं तो कुछ चुपचाप रहकर कर रहे हैं। रामलीला मैदान में कांग्रेस के अलावा किसी अन्य पार्टी के प्रतिनिधि का ना आना, बड़े नेता छोड़िए किसी छोटे नेता का भी ना आना, इस बात का सबूत है कि विपक्षी खेमे में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। विपक्षी नेता जो क्षेत्रीय दलों के हैं उनको समझ आ गया है कि राहुल गांधी के साथ चलने में हमारा नुकसान है, फायदा तो कोई होने वाला नहीं। एकदम से तो वो लोग अपने को अलग नहीं कर सकते क्योंकि विपक्ष में फूट का मैसेज जाएगा, उससे गलत संदेश चला जाएगा। लेकिन वह धीरे धीरे अपने को किनारे कर रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से। और आने वाले समय में दो राज्यों तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस गठबंधन में है वहां यह गठबंधन बना रहेगा कि नहीं, इस पर भी सवाल उठने लगा है। हो सकता है बना रहे, लेकिन उसकी संभावना दिन पर दिन घटती जा रही है। क्योंकि गठबंधन में अगर आप वैल्यू एडिशन नहीं करते, अगर आप कुछ दे नहीं सकते तो आपको साथ क्यों लिया जाए। आपकी ताकत बढ़ाने के लिए आपके कार्यकर्ताओं को विधानसभा और लोकसभा में भेजने के लिए गठबंधन किया जाए, लेकिन दूसरी पार्टियां तो अपने लोगों की कीमत पर यह काम नहीं करेंगी। जब आप सामने वाली पार्टी को ताकत बढ़ाने में सहायक बनते हैं तभी दूसरी पार्टी जो है वो भी आपको आगे बढ़ाने में सहायक बनती है। कांग्रेस के पास अब किसी पार्टी को कुछ देने के लिए नहीं बचा है, और जहां थोड़ा बहुत बचा है वहां कोई और पार्टी है ही नहीं। इसलिए कांग्रेस दूसरी पार्टियों के लिए, विपक्षी दलों के लिए और क्षेत्रीय दलों के लिए किसी काम की नहीं रह गई है, क्योंकि वह कुछ देने की स्थिति में नहीं है, कुछ जोड़ने की स्थिति में नहीं है। किसी भी क्षेत्रीय दल को कांग्रेस से गठबंधन में कोई फायदा नहीं दिख रहा है। ये बात बाकी सब लोगों को, पूरे देश को समझ में आ रही है। राजनीतिक दलों को भी समझ में आ रहा है, नेताओं को भी समझ में आ रहा है, मतदाता को समझ में आ रहा है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा है। कितनी ठोकर खाने के बाद समझ में आएगा, इसके बारे में कोई भविष्यवाणी बड़े से बड़ा भविष्यवक्ता भी नहीं कर सकता। तो कांग्रेस को और राहुल गांधी को लेकर मैं भी आज कोई भविष्यवाणी नहीं करने वाला हूं कि उनका अस्तित्व भारत में कब तक बचा रहेगा, ये देखने की बात है। हो सकता है राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इटली में कोई भविष्य नजर आ जाए, इसकी भविष्यवाणी तो शायद की जा सकती है। आप लोग राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या भविष्यवाणी करेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे अवश्य बताएं। आपसे अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। जय हिंद।